तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक। तो 4 पोलराइजेशंस मैंने डिस्कस किया था। एक था इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, दूसरा आयनिक, तीसरा ओरिएंटेशन पोलराइजेशन और चौथा जो था इंटरफेशियल पोलराइजेशन। इंटरफेशियल पोलराइजेशंस के बारे में मैंने नहीं बताया था, उसको मैं बता देता हूँ। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है कि इंसुलेटिंग मटेरियल है, क्लियर ना। तो एक सिस्टम है, इंसुलेटिंग सिस्टम है, जिसमें बहुत सारा डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। जैसे मान लो कि कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी है और गोल्ड, दोनों क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है, गोल्ड की ज़्यादा होती है। तो एक सिस्टम है कंडक्टर का, जिसमें एक एल्युमिनियम है और उसके नीचे एक गोल्ड है। तो एक लेयर बना हुआ, गोल्ड का लेयर और एक एल्युमिनियम का लेयर। तो वो तो हो गया कंडक्टर पार्ट का। उसी तरह डाइलेक्ट्रिक में भी क्या हो जाएगा, एक डाइलेक्ट्रिक क्या, एक इंसुलेटिंग सिस्टम है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन है ना। तो इंटरफेशियल में क्या होता है कि जैसे कि ये आपका एक डाइलेक्ट्रिक, मान लो ये ग्लास है, इसका परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन R1 है। ग्लास भी क्या है, एक इंसुलेटर है, या रबर है एक इंसुलेटर है। इसके ऊपर क्या है, ग्लास का एक कवर लगाया हुआ है, एप्सिलॉन R2 उसका परमिटिविटी है। तो ये जो क्या था, इंसुलेटिंग सिस्टम, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक का बना हुआ है, ठीक है। तो अभी कोई पोलराइज्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन जब इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो चार्ज होगा वो ड्रिफ्ट होगा एक लेयर से, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक से दूसरे डाइलेक्ट्रिक में। कुछ चार्ज हो जाएगा, जो इसके जो बाउंड्री है वहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो चार्ज क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा विथ डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडक्टिविटीज। तो जैसे ही ड्रिफ्ट हुआ है ना, मूवमेंट हुआ एक लेयर से दूसरे लेयर में, तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक बॉन्ड चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो क्या बना देगा, एक डाइपोल का क्रिएशन कर देगा, क्लियर ना। तो ये जैसे ही डाइपोल का क्रिएशन होगा तो क्या होगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। तो बस यही जानना था आपको इंटरफेशियल पोलराइजेशंस में, कि ये एक इंसुलेटिंग सिस्टम है, जो सिस्टम क्या हुआ है, डिफरेंट लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बना होता है। जब उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो चार्ज ड्रिफ्ट करेगा एक लेयर से दूसरे लेयर में। ड्रिफ्टिंग के कारण क्या होगा, उसमें एक डाइपोल का क्रिएशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा, क्लियर ना। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ अभी जो टॉपिक है, तो अब इस टॉपिक में बताएंगे हम कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या होता है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो अब जब बताओ कि जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक है ना, जैसे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे, इसके अंदर क्या होता था, मैंने प्रूफ किया था कि जो एक रो इंड्यूस्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है और एक इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, क्लियर ना। जो बॉन्ड चार्ज, जिसका कारण क्या होता है, एक पॉजिटिव बॉन्ड चार्ज होता है और एक नेगेटिव बॉन्ड चार्ज होता है। तो इन द ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, दोनों चार्ज क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कोई भी पोलराइजेशन इसमें नहीं होगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो पोलराइज्ड है ही ऑलरेडी। अब इसके अंदर जो वॉल्यूम चार्ज था उसमें मैंने और फ्री चार्ज ऐड कर दिया। पहले क्या था कि रो पोलराइज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था, है ना, पोलराइज्ड वॉल्यूम चार्ज था। इसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ फ्री चार्ज ऐड कर दिया, ठीक है। रो भी क्या हो गया, फ्री चार्ज आपने ऐड कर दिया। तो इससे मैंने प्रूफ किया, तो क्या हुआ था, ऐड करने से जो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है वो और बढ़ गया, क्लियर ना। तो कितना से बढ़ गया था, तो मैंने निकाला था D इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ओके। तो जब आप फ्री चार्ज आपने नहीं लगाया, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, सिर्फ फ्री चार्ज होगा, तब जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E, और P क्या हो जाएगा 0। लेकिन आपने जब उसमें डाइलेक्ट्रिक भी ऐड कर दिया इन एडिशन टू फ्री चार्जेज, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया, ये इंक्रीज कर गया, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए इन द ऑब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा,
ऑब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा, पोलराइजेशन नहीं है तो P क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E। क्लियर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अगर डाइलेक्ट्रिक में अगर आपने कुछ फ्री चार्ज ऐड कर दिया तो क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी उसकी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। दूसरी बात मैंने ये लिखा था जो पोलराइजेशन है P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल सस्पेटिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट E, मैंने ये बताया था। तो इस इक्वेशन से इसको आपने फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, है ना। तो इसमें पुट करोगे तो D इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट E प्लस इलेक्ट्रिकल सस्टेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट E। कॉमन क्या हो जाएगा इसमें, एप्सिलॉन नॉट E 1 प्लस XE, और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पढ़े हो आप, एप्सिलॉन नॉट E, है ना। परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, है ना, इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इसका फॉर्मूला होता है, D का और E का जो रिलेशन है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, E को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R 1 प्लस XE। ओके, तो ये जो है ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस XE। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, अब जानते हैं क्या हो, एप्सिलॉन R, ये इक्वेशन से एप्सिलॉन परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। तो इससे एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या हो गया, परमिटिविटी बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। ओके, तो ये जो आया आपका रिलेटिव परमिटिविटी, जो क्या हो गया 1 प्लस इलेक्ट्रिकल सस्टेबिलिटी, जो क्या हो गया रेशियो ऑफ परमिटिविटी बाय फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको बोलते हैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ये नंबर है, और ये जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, फराड पर मीटर। यूनिट इस सबका क्या है, फराड पर मीटर। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, 10 का पावर 9 बाय 36 पाई फराड पर मीटर। तो अब से पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं ना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। तो ये जो क्या परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक और ये क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों के रेशियो क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब जब जानते हो कि जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड, जैसे कोई पोलर नॉन पोलर मतलब डाइलेक्ट्रिक है, उस पर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो और दोनों की और क्या होगा, और ज़्यादा पोलराइज्ड होगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करें ताकि वो कंडक्टिंग ना करे, है ना। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड है लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक ही है, तो उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यही लिखा मैंने, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट और विथस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन। क्लियर। ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी है किसी को नहीं फ्लो होने देने की, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर हो जाएगा। क्लियर ना। अभी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या है, इट अकर्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक बिकम कंडक्टिंग। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर जो है क्या हो गया, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा।
तो डाइलेक्ट्रिक डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द अमाउंट ऑफ द टाइम दैट द फील्ड इज अप्लाइड। क्योंकि आप जानते हो कि जो पोलराइज्ड कैसे होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने से, अगर ज़्यादा देर तक आप ज़्यादा फील्ड अप्लाई करोगे, है ना, तो टाइम अगर ज़्यादा हो गया, है ना, तो क्या हो सकता है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है। क्लियर है ना? तो मतलब वो टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम तक के लिए आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, टेम्परेचर्स पे, ह्यूमिडिटी पे। क्लियर? तो ये सब चीज़ था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सब मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीनियर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ना। तो डाइलेक्ट्रिक जो है क्या हो सकता है, या तो लीनियर या नहीं तो नॉन लीनियर, है ना, नॉन लीनियर। क्लियर? एक ये हो गया, दूसरा जो ये हो गया, एक दूसरा हो जाएगा आपका होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। क्लियर? और एक तीसरा हो जाएगा इसका, एक मैं यहां पे लिख देता हूं, आइसोट्रोपिक या एनआइसोट्रोपिक। क्लियर? अब इसका मतलब समझो क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक जो है या तो लीनियर हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, आइसोट्रोपिक हो सकता है, या नॉन लीनियर, नॉन होमोजीनियस, एनआइसोट्रोपिक। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, आप जानते हो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx। तो आप जानते हो लीनियर में b इज इक्वल टू क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में क्या है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, है ना, इस एक्सिस पे E है और ये इस एक्सिस पे D है, तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ ये होगा। तो ये जो क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक वो हुआ जिसमें जो है ये परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड पे डिपेंड नहीं करे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, लीनियर में अगर से पूछा जाए कि जो परमिटिविटी है इज नॉट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा, ये होगा डिपेंड करेगा, इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, is the function of electric field। क्लियर? तो अब आपसे पूछा जाए नॉन लीनियर या लीनियर डाइलेक्ट्रिक, तो लीनियर के लिए क्या बताएंगे कि वैसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें जो परमिटिविटी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर ना? अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, तो अगर परमिटिविटी जो है वो स्पेस पे डिपेंड नहीं करे, स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करे, मतलब हर एक कोऑर्डिनेट पे उसका वैल्यू क्या, हर एक जगह उसका वैल्यू क्या हो, सेम हो जाए, तो ये हो गया आपका होमोजीनियस। में क्या लिखेंगे कि E इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल या स्पेस कोऑर्डिनेट, अब स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, अब एक्स वाई जेड, मतलब क्या हो जाएगा कि E जो है does not depend on x, y और z। लेकिन नॉन होमोजीनियस में क्या होगा कि ये जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, स्पेस कोऑर्डिनेट पे। अब आइसोट्रोपिक और इसमें अंतर क्या है, आइसोट्रोपिक में क्या हो जाएगा कि जो परमिटिविटी है वो हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, वो सेम रहेगा, मतलब permittivity is same in all direction।
अगर परमिटिविटी सेम नहीं है ऑल डायरेक्शन में तो उसको बोलेंगे एन आइसोट्रोपिक। तो आपने क्या सीखा कि डाइलेक्ट्रिक के बारे में, तो एक चीज ये जो है तो डाइलेक्ट्रिक इज क्या हो सकता है, लीनियर, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक if E does not change with applied electric field। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक लीनियर कब होगा, तो अगर परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड से चेंज ना हो, मतलब इफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक डज नॉट चेंज विथ ई, तब क्या बोलेंगे उसको, लीनियर डाइलेक्ट्रिक। होमोजीनियस, इफ permittivity does not change from point to point है ना, किसी भी पॉइंट पे ले जाए, उसका जो है एक्स पे ले जाए, वाई पे ले जाए, जेड पे ले जाए, है ना, अगर परमिटिविटी चेंज नहीं करता तो हम क्या बोलेंगे उसको, होमोजीनियस। इफ permittivity does not change with direction तो क्या बोलेंगे उसको, आइसोट्रोपिक। तो आपने क्या सीखा कि अगर परमिटिविटी डज नॉट चेंज, यहाँ पे भी डज नॉट चेंज किसके, इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिस्पेक्ट में, पॉइंट टू पॉइंट और विथ डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे हम इसको, लीनियर, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। इसमें एक फार्मूला यही अप्लाई होगा, D इज इक्वल टू, हर एक जगह क्या होगा, एप्सिलॉन E, और D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। ओके, ये तब होगा जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ साथ उसमें फ्री चार्ज आप कंसीडर करोगे। ये कब है, जब फ्री स्पेस है। क्लियर? For non-linear, non-homogeneous and isotropic, उसके लिए क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx dy dz। इस इक्वेशंस को जो है इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन x x x y x z y x y y y z z x z y z z EX EY और ये EZ। ओके, तो ये जो तो क्या था, आइसोलेट, इस लीनियर होमोजेनियस के लिए ये रहेगा, लेकिन अगर नॉन लीनियर, नॉन होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक है तो उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर ना? उसी तरह एक और फार्मूला होता है, J इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू E, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए यहाँ पे दो लिखा है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E और एक लिखा है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, तो ये लीनियर, नॉन लीनियर, सो लीनियर, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक। इसके लिए आप क्या बताएंगे, अगर कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज विथ इलेक्ट्रिकल फील्ड तो क्या बोलेंगे, ये लीनियर है। कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, तब क्या बोलेंगे, इसको हम होमोजीनियस है। कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज विथ डायरेक्शन, तब क्या बोलेंगे, उसको आइसोट्रोपिक है। क्लियर? तो ये जो था आपका
आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस और लीनियर के बारे में डिस्कशन था। क्लियर? तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस ऑफ, है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा कंटिन्यूटी इक्वेशंस को। थैंक यू।